बच्चा पार्टी। मैं जितेंद्र के आर शुक्ला। आज हम लोग करेंगे फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो इसके सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज होंगे, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होंगे, स्लोली स्लोली इसमें कंटेंट का लेवल बढ़ेगा और लास्ट में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो ये फ्रिक्शन का लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 1। देखो भाई, सबसे पहले इसका अगर हम इंट्रो देखें, मतलब पहले क्या करेंगे, अपने माइंड में सेट करो कि ये फ्रिक्शन है क्या। मैं मान लेता हूं कि इससे पहले तुम लोगों ने फ्रिक्शन को ना तो सुना है और ना ही पहले कभी पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि देखिए, फिजिक्स का मेरा मानना है कि फिजिक्स की लड़ाई जो है ना वो भूत के साथ होती है। अब ये भूत वाली बात कहाँ से आ गई? अगर तुम ध्यान से देखो कि थोड़ा एग्जांपल लो, ट्रेन से कोई बंदा उतर रहा है, उतरने से पहले वो अच्छा खासा दिखता है, अचानक जैसे ही ट्रेन आती है या ट्रेन रुकी नहीं, प्लेटफॉर्म पे आया, कूद गया, तो वो गिर जाएगा। अब उसके पास जाओ और पूछो, भैया एक बात बताओ, जब आप ट्रेन में थे तो बड़े अच्छे दिख रहे थे, सडनली जब आप प्लेटफॉर्म पे आए तो ऐसा क्या हुआ कि आप लुढ़कते हुए जा रहे हो? तो क्या बोलेगा? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता, कुछ हुआ, कोई तो है जिसने मुझे पटका। तो ये कोई है का जो वर्ड है ना, ये हमेशा किससे लगाया गया? ये भूत के साथ लगाया गया। जैसे देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में होता है, हमने ये सुना होगा कि एक कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है। उस बिल्डिंग में रात में जब वहाँ से कोई निकलता है तो आवाज़ें आती हैं, कई सारे इसमें शोज, टीवी शोज पर आते हैं। तो वहाँ बोलते हैं रात में उधर मत जाना, वहाँ पर कोई है। कोई है का मतलब जानते हो क्या है? उस बिल्डिंग में पहले कोई रहा होगा। साउंड, आपस में लोग बातें तो करेंगे ही जब रहेंगे तो बात करने से साउंड एनर्जी निकलती है और साउंड एनर्जी दीवारों से टकरा के वापस आती है, तो उनका सुपरपोजिशन होता है। फिर उसमें हार्मोनिक्स बनते हैं, नोड बनते हैं, एंटी नोड बनते हैं और एक नई साउंड बन जाती है। तो वो साउंड अगर कहीं विंडो ओपन हो गया तो आएगी बाहर, क्योंकि एनर्जी को तो खत्म नहीं कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं इस बिल्डिंग में कोई भूत है। ये तुम पढ़ोगे वेव मोशन में जब आगे जाओगे। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं और ले लूं, देखना यहाँ पे, जैसे देखा होगा कि कहीं पर किसी गांव या किसी इलाके में ऐसी जगह जाओ जहां पर एक ऐसा डायवर्जन बना हो रोड पे, तो वहां देखना अगर ये ट्रैफिक रोड का ऐसा चलता है, देखना ऐसा, तो यहाँ पर इस साइड में हमेशा कोई ना कोई रेस्पेक्टेड प्लेस बना होता है। जैसे अगर वहाँ हो सकता है कोई टेम्पल बना हो, बजरंगबली की मूर्ति लगी हो सकता है वहाँ कोई मस्जिद बना हो, चर्च बना हो, मतलब जिस टाइप के लोग वहाँ पे रहेंगे अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार एक रेस्पेक्टेड प्लेस बना देते हैं। होता क्या है, ऐसा बनाते क्यों है? देखो इसमें पता है क्या होता है, जब यहाँ पे कोई कार ऐसे आती है, मान लो वो तेज आई, तो यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक्सीडेंट होने से क्या होता है कि यहाँ पे लोग, अब इस एक्सीडेंट जब देखा बार बार हो रहे हैं तो लोगों के दिमाग में एक चीज आ जाती है, यार यहाँ पे कोई है जो एक्सीडेंट कराता है। तो वो क्या करते हैं, गॉड को लगा देते हैं कि आप हमें संभालिए, गॉड है। भाई एक सिंपल सी चीज है कि साइंस जो होती है वो गॉड को नहीं मानती, लेकिन साइंटिस्ट गॉड को मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि साइंस में क्या है, अगर मैं ये मान लूं कि ऊपर गॉड है, या साइंटिस्ट ये मान लें कि गॉड है, मैं भी भगवान को मानता हूं, आप लोग भी अपना मानते होंगे, लेकिन जब हम साइंस की बातें करते हैं तो गॉड को एब्सेंट करना पड़ता है। ऐसा क्यों? नहीं तो तुम ये पूछोगे कि सर मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन क्या है, मैं बोलूंगा ऊपर वाला जाने। तुम मेरे से पूछो कि सर नॉर्मल फोर्स कैसे बनाते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे आता है, तो मैं तो बोलूंगा ऊपर वाला जाने। तो सबसे आसान हो जाएगी साइंस की टीचिंग। बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैथ में कोई भी डाउट पूछा, टीचर बोलेंगे ऊपर वाला जाने। कहने का मतलब ये है कि जब साइंस की क्लास में एंट्री करते हैं तो हम ये गॉड को एब्सेंट कर देते हैं, क्योंकि अब वहां अगर एब्सेंट नहीं करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अब जैसे ये वाला सीन है, यहाँ पर जब कोई ऐसे डायवर्जन में जाता है तो राइट साइड में एक टेम्पल बना होता है। क्यों बना होता है भाई? उसका रीजन क्या है कि जब ये ऐसे कोई जाएगा यहाँ पर, तो अभी आगे चल के क्लास में तुम पढ़ोगे टेन थीटा इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर जी। यहाँ पर एक चीज पढ़ाई जाएगी। होता क्या है कि जब ये कार यहाँ से जाएगी ऐसे, तो इस पर अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और इसमें बैठे हुए पैसेंजर पर सीडो फोर्स लगने लग जाता है। और सीडो का मतलब क्या है? भूत से है। तो जितनी तेज यहाँ पर कार जाएगी, और उस सीडो फोर्स का जो वैल्यू होता है ना, वो mv² बाई आर होता है। आज की डेट में हमें पता है, मतलब यहाँ से जाने वाली कार
जैसे बहुत से ट्रैफिक के सताए हुए लोग जब ऐसे किसी टाउन में, किसी गांव वाले इलाके में जाते हैं, तो उन्हें कोई भी ट्रैफिक दिखाई नहीं देता। वो क्या करते हैं, अपनी कार की स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ से ये ऐसी स्पीड वी बढ़ाएंगे, जैसे ही वी बढ़ाएंगे एमबी स्क्वायर बढ़ेगा, ये फोर्स बढ़ जाएगा। जब फोर्स बढ़ता है तो इसमें बैठे हुए पैसेंजर को एक सीडो फोर्स लगता है, और वो हमेशा जो अंदर का फोर्स है उसके अपोजिट लगेगा। तो क्या होगा, ये जो पैसेंजर है ना, ये बाहर गिरेंगे जाके। तो मान लो कोई उस गांव में क्या हुआ, कोई बस निकली, उसमें बहुत सारे पैसेंजर थे, ड्राइवर ने रोड पे किसी को नहीं देखा, तेजी से मोड़ दिया। जब तेजी से टर्न लिया तो सीडो फोर्स लगा राइट साइड में। तो कुछ पैसेंजर जिनकी खिड़की दरवाजे कमजोर थे वो दूर गिरे जाके। जब यहाँ पे इतने सारे लोग गिरे तो वहां पे जो लोग रह रहे थे उन्होंने बोला पक्का यहाँ पर कोई है जो एक्सीडेंट कराता है, तो चलो कुछ करते हैं, नहीं तो यहाँ बार बार होंगे। तो ये क्या हुआ, जहां भूत को इमेजिन कर रहे थे वहां पे पहले गॉड को लाए, लेकिन एक्सीडेंट होने बंद तो नहीं होंगे। मान लो अगले साल फिर कोई आया, बहुत सारी कार्स आई, तेजी से निकली, फिर उसमें गिरेंगी, क्योंकि ये तो साइंटिफिक फिनोमिना है, ये तो होगा। तो लोगों का जो अंदर का एक वो था ना, कोई है, वो पक्का बन गया। पर साइंटिस्टों ने जब इस पे बात की तो पता लगा यहाँ तो सीडो फोर्स था, वो भूत नहीं था, वो सीडो फोर्स था। अब कोई भी फ्लाईओवर देखो बड़ी बड़ी सिटी में, कहीं भी जाके देखोगे तो फ्लाईओवर एक तरफ इंक्लाइंड बने होते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे जब तुम पढ़ोगे तो ये एक आएगा टेन थीटा इक्वल वी स्क्वायर बाई आर जी। ये जैसे फ्लाईओवर है, ये इसका इंक्लाइनेशन होगा थीटा, ऐसे एच। तो अब ये थीटा और ये दोनों आपस में देख लो, अगर v बढ़ेगा थीटा तो बढ़ नहीं सकता। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी रोड पे जाते हैं तो वहां अक्सर लिखा होता है स्पीड लिमिट। जानते हो क्यों लिखी होती है? जब फ्लाईओवर पे चढ़ते हो कभी ध्यान से देखना, सामने लिखा होगा स्पीड लिमिट। वो इस फॉर्मूले से निकाली जाती है कि जिस फ्लाईओवर पर आप चढ़ रहे हो ना, उसका इंक्लाइनेशन हमने इस फॉर्मूले से इतना बनाया है, इस स्पीड से ही जा सकते हो। उससे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो सूडो फोर्स लग जाएगा और बाहर गिरोगे जाके। तो आज की डेट में सिटीज के अंदर जब फ्लाईओवर बनता है तो वो एक तरफ इंक्लाइंड होता है, वहां पे कोई कोई गॉड नहीं लगाए जाते। अगर ऐसा नहीं सोचते तो शहर के हर कोने में कोई ना कोई एक गॉड खड़े होते। तो मतलब मैं ये अभी आगे इसको और भी समझाऊंगा किसी दिन फुर्सत में। मतलब सिर्फ ये समझ लो कि फिजिक्स का जो फाइट है ना, वो भूत के साथ है। जहां जहां लोग मानते हैं कि कोई है, वहीं पे साइंटिस्टों ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की है। जैसे कोई झूला है, ऊपर ऐसे झूल रहे हो, सडनली उसका इंटरलॉक खुल जाता है। अब उसमें बैठा हुआ पैसेंजर किसी की छत पे जाके गिरेगा, उससे पूछो भाई कैसे आए, कौन से ऑटो से आए, कौन तुम्हें लेकर आया, कैसे पहुंचे? वो क्या बोलेगा, मुझे नहीं पता यार, कोई तो है जो लाया। अब कोई है, कौन है? फिर वही सूडो फोर्स आ जाता है। तो ऐसे फिजिक्स में हर जगह ये चीजें चलेंगी। मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि हम इस पर जाना चाह रहे हैं फ्रिक्शन पर। तो फ्रिक्शन के लिए भी हमें इसी सोच पर आगे बढ़ना होगा। अब देखो अपनी असली चीज पर आते हैं, है ना। जैसे मैंने लिखा फ्रिक्शन। अब इस फ्रिक्शन में तुम ये सोचो कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये एक सरफेस है जो कि रफ सरफेस है। रफ का मतलब जहां पे स्मूथनेस नहीं है, मतलब अभी तक बिना फ्रिक्शन के पढ़ते थे, अब नहीं है। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि ये 10 केजी का एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है वो 50 केजी का है, और जो थर्ड ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है वो 100 केजी का है मास के टर्म में, और ये सारे सरफेसेस रफ है। अब मैं यहाँ पे 3 बच्चों को बुलाता हूँ और बोलता हूँ इसको यहाँ पे घर में ये बॉक्स पड़ा हुआ है, इसको पुश करो। तो एक आया, उसने इसको पुश करने के लिए फोर्स लगाया F1, इस दूसरे वाले बच्चे ने इसमें F2 अप्लाई किया, एंड थर्ड इज गोइंग टू अप्लाई फोर्स नंबर 3। ये 3 फोर्सेस लगाए। अब मैं अगर आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, बिल्कुल आसान, कि ये बताओ इसमें F1, F2, F3 में बड़ा कौन होगा, हु विल बी द ग्रेटर वन? तो आंसर बहुत सिंपल है। तुम बोलोगे कि सर इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है, F3 सबसे ज्यादा होगा, F2 होगा, F1 होगा। अब इसको रटो नहीं, समझो। ये जो बताया है वो कोई भी छोटा बच्चा इसको बता सकता है। क्या सोच के बताया? उसने ये देखा कि ये हल्का है, ये इससे ज्यादा भारी है, ये सबसे भारी है। मतलब मास को देख के डिसाइड कर लिया कि ज्यादा मास है तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स होगा। थोड़ा और आगे सोचते हैं, अब इस मास का क्या इम्पैक्ट होगा वो कौन बताएगा? हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा है नॉर्मल। यानी अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स बनाऊं
तो ये 100 न्यूटन होगा, क्योंकि m 10 है, g का वैल्यू 10 लिया मैंने। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कितना होगा, तो ये 500 न्यूटन होगा नॉर्मल, यानी n2 का वैल्यू। यहाँ पर अगर मैं n3 की बात करूं तो वो कितना होगा, 1000 न्यूटन होगा। ये देखिए, जो जिस लॉजिक पे चले वो उसका मेजरमेंट है कितना। मास को तो हम टच नहीं कर पाते, हम तो वेट को ही करेंगे। तो n1 का वैल्यू 100 आया, ये 500 आया, ये 1000 आया। मतलब हमने जो लॉजिक लगाया कि F3 ज्यादा है, ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब n3 सबसे ज्यादा है, n2 सबसे ज्यादा है और n1 ऐसा है। ये तो हमारे लॉजिक हो गए। अब एक गोल्डन क्वेश्चन, मुझे इस फोर्स की जरूरत क्या पड़ी, मैंने लगाया ही क्यों। मैं ऐसे फूंक मार देता, इसे सीरियल में देखते हैं, भागता चला जाता, पर नहीं गया। इसका मतलब फिर वही क्वेश्चन आएगा, कोई है जो इसको जाने नहीं दे रहा है, यानी कोई तो है जिसको हम जैसे ही धक्का मारते हैं वो हमारी तरफ धक्का मार रहा है। तो वो अननोन क्या है, कोई है, कौन है। मैंने यहाँ लिखा है स्मॉल f1 से, स्मॉल f2 से, स्मॉल f3 से। ये कोई है कौन है, ये जो कोई है इसी को साइंटिस्टों ने क्या नाम दिया, फ्रिक्शन। ये है फ्रिक्शन फोर्स। अब आइडिया लगा, यानी ये ब्लॉक आगे तब तक नहीं खिसकेगा जब तक कि F1 से ज्यादा नहीं होगा। जब तक इस फोर्स को ओवरकम नहीं करोगे ये आगे खिसका नहीं पाओगे। तो अब मेरे दिमाग में आया कि यार सबसे ज्यादा जो कोई है, जो भूत था जिसका नाम साइंटिस्टों ने फ्रिक्शन रख दिया, वो F1 F2 आ गया, सबसे बड़ा कौन होगा। तो अब इसमें देखिए लॉजिकली हमें पता है कि सबसे बड़ा n3 होगा, फिर n2 होगा, फिर n1 होगा। ये हमने पहले से ही लिखा हुआ है। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि जो फ्रिक्शन फोर्स आया वो सबसे बड़ा कौन है। तो ये तो दिख ही रहा है लॉजिकली, F3 बड़ा होगा, F2 बड़ा होगा, F1 सबसे छोटा होगा। दिक्कत ये है, अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो, हमने ये लगाया एक्सटर्नल, क्यों लगाया, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। सबसे ज्यादा कौन होगा वो भी पता चल गया। अब ये आया कि ये जो F1 F2 है, इसका अगर मैं मेजरमेंट करूं तो कैसे हो रहा है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जिसका नॉर्मल जितना ज्यादा है उतना ही फोर्स ज्यादा। n1 का नॉर्मल 100 न्यूटन, F2 का नॉर्मल 500, F3 का नॉर्मल 1000। तो ये जो फ्रिक्शन आता है वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों के माइंड में ये आएगा, सर ये प्रोपोर्शनल साइन क्यों लगा दिया, इक्वल क्यों नहीं लिख दिया। अरे भाई, अगर मान लो मैं इसको इक्वल लिख देता, तो ये वाला जो बॉक्स है मैं मान लेता कि ये एक ऐसे फ्लोर पर है जहां पे मार्बल लगा हुआ है, और ये जो फ्लोर है ये मान लीजिए जो हमारा रोड होता है सीमेंटेड उस पे रखा हुआ है, और ये वाला एक कंक्रीट रोड पर है जहां पे रोड टूटी फूटी सड़क है। तो क्या तीनों में, अगर इसको और अच्छे से समझना, देखिए इस डायग्राम से ये तो क्लियर हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉर्मल पर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना, एम जी मत लिख देना, नॉर्मल मैंने बोला है। अब इसमें मान लो हम इस बात पे बात करना चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल के प्रोपोर्शनल क्यों होता है, इक्वल क्यों नहीं होता है। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल लो कि मान लेते हैं यहाँ पर एक 50 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे एक बच्चे ने इस पर फोर्स F1 लगाया, और जब इसने देखा कि जो सरफेस था वो स्मूथ था, फिर इसी 50 kg ब्लॉक को वो लेकर गया और उसने अब जहां पे रखा वो रोड है जिस रोड पर हम लोग चलते हैं। तो अब उसने फिर F2 लगाया, देखिए फिर थर्ड टाइम में इसी 50 kg बॉक्स को या ब्लॉक को वो वहां लेके गया जहां पे टूटी फूटी रोड थी, तो यहाँ पर उसने F3 लगाया। अब देखिए, क्या नॉर्मल फोर्स यहाँ पर 50 होगा, यस। यहाँ पर नॉर्मल फोर्स 550, अगर मैं 50 लिखूं तो जी, अगर जी से मल्टीप्लाई करूं तो 500 न्यूटन। ये कितना होगा, 500 न्यूटन। इसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 500 न्यूटन। देखिए तीनों का नॉर्मल इक्वल आ गया। लेकिन अगर मैं पूछूं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 है, ये F2 है और ये F3 है, क्या ये तीनों फोर्स आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि स्मूथ सरफेस है, आसानी से चला जाएगा। रोड खराब है, थोड़ा ज्यादा ताकत लगेगी।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब है और ज़्यादा लगेगी। तो यही रीज़न है कि मैं इसको एग्जैक्टली इक्वल अगर बोल दूंगा, यहाँ पे अगर मैं इक्वल का साइन लगा दूं तो सभी का आंसर 500 500 500 आ जाएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। यानी इस फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। नंबर एक, नॉर्मल फोर्स, और नंबर टू, नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक एंड द सरफेस। यही रीजन है कि हम इसको प्रोपोर्शनल नहीं लगा पाए। तो इसको हटाने के लिए एक नया सिंबल यूज किया गया जिसको बोला जाता है म्यू, और इस म्यू को बोला गया कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये अब ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है समझ गए होंगे। ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि ये जिस सरफेस पर तुम्हें घसीटना है, पुल करना है, ड्रैग करना है, उसका नेचर कैसा है। तो म्यू की वैल्यू इसके लिए अलग होगी, इसके लिए अलग होगी और इसके लिए अलग होगी। तो कंप्लीट फ्रिक्शन फोर्स जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है म्यू इंटू एन। एन क्या है, बॉडी का नॉर्मल फोर्स, और म्यू क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हाउ यू विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? बाय ऑब्जर्विंग द नेचर ऑफ सरफेस। तो यहां से हमें एक फ्रिक्शन का हल्का सा एक आइडिया लग गया कि मैं म्यू एन ऐसा कुछ करने वाला हूं। दूसरी चीज, अब मान लो किसी के माइंड में ये आ जाता है कि जो म्यू का यूनिट है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे म्यू अगर निकालें तो फ्रिक्शन फोर्स होगा ये वाला, और नॉर्मल फोर्स, दोनों फोर्स हैं, दोनों का यूनिट न्यूटन न्यूटन होगा। तो म्यू की जो क्वांटिटी बनेगी वो यूनिट लेस बनेगी, तो डायमेंशन लेस भी होगी। यानी यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं है। तो ये था एक इसका बेसिक इंट्रो। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया, नंबर 2 क्या है वो देखो अब हमें इसको धीमे धीमे समझना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा और बोला कि ये 4 kg का है, ठीक, और यहाँ पर जो सरफेस है वो रफ है, ये भी बोल दिया। म्यू का वैल्यू मैंने दिया 0.5। यूनिट की जरूरत तो लिखने की पड़ेगी नहीं क्योंकि यूनिट तो होता ही नहीं है। अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। सपोज मैंने पूछा इज देयर फ्रिक्शन, इतना लिखा और मैंने कुछ भी नहीं लिखा। क्या यहाँ पर फ्रिक्शन है? कुछ बच्चे बोलेंगे है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं है। अगर किसी ने बोला हाँ सर फ्रिक्शन फोर्स तो है, तो मैं पूछूंगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में या राइट में? तो डायरेक्शन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तो हाँ भी कर सकते हो और ना भी कर सकते हो। दूसरा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब नहीं है। जैसे ही तुम नहीं बोलोगे मैं बोलूंगा ये रुका क्यों है। अगर ये रुका है तो मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना कुछ तो आपस में हुआ है जिसने पकड़ के रखा हुआ है, नहीं तो इसको हवा ही चला के ले जाएगी। अगर रखा है तो किसी ने तो पकड़ा है। तो अब ऐसी चीजों के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है। जितना जल्दी तुम पकड़ लोगे उतने ही क्वेश्चंस आसान होंगे। अब देखो मैं इसको तुम्हें समझाता हूँ कैसे। मान लो तुम्हारे इस डाउट को हटाने के लिए, इफ आई कंसीडर कि देयर इज ए फोर्स, pushing force P, but actually this force was not present. I am considering कि P is there, right? अब मैं जैसे ही यहाँ P लगाऊंगा, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तुम लोग समझ रहोगे, इसमें बहुत सारी डिस्कशन होती है, पर स्लोली स्लोली चलेंगे जैसा मैंने बोला है। जैसे ही मैं P लगाऊंगा, जो अभी हमने लॉजिक डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भूत आ जाएगा, और वो भूत मैंने मान लिया F1, जिसको मैंने साइंटिस्टों ने नाम दिया है फ्रिक्शन, हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में बोले भूत आ गया। चलो ये हो गया। अब ये इधर करेगा, ये इधर करेगा। एक्चुअली में तो ये ब्लॉक रेस्ट में था और रेस्ट में है भी। तो अगर मैं सेकंड लॉ यहाँ पर लगाऊं, सिग्मा एफ इक्वल एम ए एक्स डायरेक्शन में, तो देखो P राइट साइड में, F1 लेफ्ट साइड में, एक्सेलरेशन इसका है नहीं, तो P इक्वल आ गया F1, बट एक्चुअली में तो P भी नहीं है। तो देखिए F1 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये बता रहा है कि जो ये भूत है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये तो 0 है। अभी भी दिमाग में एक टेंशन है कि यार एक चीज मेरा सरदर्द किए हुए है इतनी देर से, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि जब F1 है ही नहीं तो ये रुका क्यों। अभी भी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। कोई बात नहीं, इसका एक डायग्राम और बना के देखो। अब अगर मैं फिर से सिचुएशन को देखूं
मैं बोलता हूं कि जो मेरा ये ब्लॉक है वो 4 kg का था, मैं इधर से पुश करूं तो हमारा जो भूत है F2 वो इधर आ जाएगा, आ गया ना। अब ये देखिए P के अलोंग अगर मैं पॉजिटिव लूं तो ये फिर से जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो P इक्वल बना F2, यानी F2 का वैल्यू फिर जीरो आ गया। अभी भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर ये रुका क्यों है, इंपॉर्टेंट चीज। अब तुम एक ध्यान से देखो कि जब मैंने फोर्स लेफ्ट से राइट में लगाया तो फ्रिक्शन इधर आ गया, जब मैंने इधर लगाया तो ये इधर आ गया। तो पहली चीज जो निकल कर सामने आई वो एक तो ये आ रही है कि ये जो फोर्स है ना, वेरी स्मार्ट फोर्स है ना, स्मार्ट। कौन सा फोर्स है, बहुत स्मार्ट फोर्स है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को बदलता है। स्मार्ट फोर्स को हम इसमें कैसे बोलते हैं कि ये जो फोर्स है ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, सेल्फ एडजस्टेबल, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये अपने को एडजस्ट करता है। जब तुमने लेफ्ट में धक्का मारा इधर आ गया, इधर धक्का मारा तो इधर आ गया, तो ये अपने हिसाब से अदला बदली कर सकता है, हुआ ना स्मार्ट। अब दूसरी इसमें एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर मैं इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखूं तो F1 इधर था भाई, अगर यहाँ F1 नहीं था तो फिर आ कहां से गया, इसका मतलब यहाँ पे था। जब मैंने इधर से किया तो F2 इधर से आया, इसका मतलब यहाँ पहले से भी था। तो ध्यान से देखो F1 इधर भी है, F2 इधर भी है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखने के लिए F1 F2 लिखा हुआ है क्योंकि नेचर वही, मास वही, नॉर्मल फोर्स वही, तो मैग्नीट्यूड भी वही। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए इधर भी है और इधर भी है। अब कौन सा यूज होगा, जब इधर पुश करोगे तो ये एक्ट हो जाएगा, इधर करोगे तो ये एक्ट हो जाएगा, तो दोनों तरफ है ना। लेकिन एक चीज अभी भी बची हुई है, क्या सर फ्रिक्शन फोर्स है, क्लास में बच्चे ऐसे ही पूछते हैं, सर ये सब तो ठीक है, क्या फ्रिक्शन है, फिर वही आ गया, दोनों बार तो जीरो आया। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं पूछूं कि फ्रिक्शन है तो आंसर होगा यस, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या फ्रिक्शन फोर्स है, क्योंकि फोर्स का मीनिंग होता है सिग्मा एफ इक्वल एम ए, ये राइट। न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो एफ इक्वल एम ए, हम 9th में पढ़ते हैं, इसका मीनिंग इतना नहीं है, इसको हमेशा पढ़ो ऐसे सिग्मा एफ, क्योंकि ये फॉर्मूला ये कहता है कि हु आई एम, ये कहता है आई एम द नेट फोर्स ऑन ए बॉडी, नेट मीन्स रिजल्टेंट। तो अगर मैं इस पर यही फॉर्मूला लगाऊं सिग्मा एफ इक्वल एम ए, बताइए, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो। राइट साइड में कितना F2, लेफ्ट में कितना F1, एक्चुअली तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये देखिए, तो क्या जीरो है। अब यहाँ पे क्योंकि फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं पूछूं क्या फ्रिक्शन फोर्स है, आंसर है नहीं। क्या फ्रिक्शन था, यस। तो ये था इसका कंफ्यूजन, और ये लेफ्ट में भी है और ये राइट में भी है। अब इसमें एक चीज और आती है, तो अब तो ये आया ही नहीं, और दूसरी चीज स्मार्ट फोर्स होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है ना। अब मान लो मैंने क्या किया, अपने पॉइंट नंबर 2 में नोट्स बनाना है तो प्रॉपर वे में बनाना, ये डिस्कशन का पॉइंट 2 है। अगर मैं बोलूं कि अब ये फोर्स यहाँ पे एक मैंने लगा दिया F, अब ये दिया गया है, तो जैसे ही मैं ये फोर्स लगाऊंगा, मान लो यहाँ पे म्यू का वैल्यू मैंने दिया था 0.5, अब मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन का। अब देखना क्या होगा, जैसे ही 2 न्यूटन इधर लगाओगे ये तुरंत इधर आ जाएगा, भूत, ये आ गया। अभी इससे क्या मैसेज आया कि फ्रिक्शन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देन फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो, जो मैंने पहले बताया, ध्यान से सुन लो। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स then there will be no friction force, but when external force will come then friction force will play very important role. On the other hand, you can say friction force will be present when external force will come and act. तो अब देखो, अब मान लो मैं यहाँ पे F लगाया, अब मैं इसमें निकालना चाहता हूँ, देखना, तो मुझे ये बताया गया था कि F इक्वल होता है म्यू एन। स्लो आगे बढ़ते हैं, क्या म्यू की वैल्यू पता है, यस, कितनी है 0.5, नॉर्मल कितना है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है,
नॉर्मल होगा 40, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ कितना होगा mg, m का वैल्यू 4, g का वैल्यू 10, तो ये आएगा 40, यानी टोटल कितना आ गया 20 न्यूटन। अब ये 20 न्यूटन आ गया। एक चीज मैं बोल दूं कि ये n हमेशा mg होगा, ये जरूरी नहीं है, तो कभी ये माइंड में सेट मत करना कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा म्यू mg होता है, बिल्कुल नहीं, म्यू n होता है। अब देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया 20 न्यूटन, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स इसमें, इस सिचुएशन में, तो आंसर तो आ गया 20 न्यूटन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, अगर मैं इसमें ऑप्शन बना देता कि पहला ऑप्शन है 20 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन, और थर्ड ऑप्शन है 2 न्यूटन, और फोर्थ ऑप्शन है 4 न्यूटन, इस टाइप के ऑप्शंस दिए होंगे। तो यहाँ पर एक चांस है, जब पहले पहले फ्रिक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, तो तुम ये सोचोगे कि 20 आ गया, ये आंसर हो गया। फ्रिक्शन क्यों परेशान करता है, यहीं पे समझना। जैसे ही 20 टिक किया, क्या ये सही है या ये गलत है, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा एक्चुअल पिक्चर में, फिर यहाँ पे पूछूंगा कि ये ऑप्शन जो टिक किया गया है जल्दबाजी में, ये इट वाज करेक्ट और नॉट। देखते हैं। देखो ये 20 आ गया। अब मुझे ये समझाना है कि जो हमने 20 निकाला था, अभी सिचुएशन यहाँ बना देनी तो भूल जाओगे, ये था 4 kg, म्यू का वैल्यू 0.5 और फोर्स था 2 न्यूटन। हमने जो फ्रिक्शन निकाला वो आया 20 न्यूटन, ठीक है। अब देखते हैं, देखना, यानी जब ये एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन राइट में लगेगा, तो जो हमारा भूत है, यानी जो ये फ्रिक्शन है, ये 20 न्यूटन लेफ्ट में लगेगा। अब मैंने इसी चीज को जरा रियल लाइफ में जाके सोचा। क्या सोचा कि सपोज यहाँ पर एक टूटा हुआ, टूटी फूटी बस पड़ी हुई है कबाड़े में, ऐसे ये पड़ी है, ये पड़ी है, यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई है, और इस बस का जो 500G ये इसका वेट है। यानी मैं इसको बता रहा हूं, अगर मैं इसका 50 kg मास लूं, चलो थोड़ी देर के लिए, कि बस का जो मास है वो 50 kg है, तो इसका 500 न्यूटन नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक, ये हो गया। एक बस ऐसी पड़ी हुई थी, अब यहां से कोई टहलता हुआ बच्चा कोई भी एक आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और चलते फिरते उसने हाथ से ऐसे मार दिया, छोटा सा एक धक्का मारा 2 न्यूटन का। अब कुछ जीनियस बच्चे, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ के आए थे, क्लास से बाहर बाहर निकले, सर ने फिजिक्स में फ्रिक्शन पढ़ाया हुआ था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि आज तो फ्रिक्शन पूरा समझ में आ गया। उन्होंने क्या किया, बस को 2 न्यूटन से धक्का मार दिया। अब देखिए, जैसे ही उस बच्चे ने 2 न्यूटन से इधर धक्का मारा, इसके अंदर एक भूत जनरेट हुआ, और वो भूत आया इधर। बच्चे तो यही पढ़ के आए थे कि म्यू एन होता है। म्यू का वैल्यू चलो मैं यहाँ पर फिर दे देता हूँ कि 0.5 है, क्योंकि बस जहाँ पड़ी हुई है वो रफ सरफेस होगा। तो बच्चों ने बोला कोई बात नहीं सर, एन लिखूंगा, एन का वैल्यू 500 है, बहुत बढ़िया, 500 लिखा, 5 5 जा 25, और 00 ये लो, तो इधर की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स निकला वो कितना निकला, 250 न्यूटन। तो जो भूत पैदा हुआ उसने कितना फोर्स लगाया। अब जरा सोचो लॉजिकली, तुम लगा रहे हो 2 न्यूटन इधर ऐसे, और बस आ रही है इधर, तो फिर यार ये बस को तो भाग जाना चाहिए इधर, क्योंकि अगर तुम साइंस की बातें ही करते रहोगे तो नेट फोर्स कितना हुआ, 250 हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में हुआ 2, तो ये फोर्स 248 न्यूटन इधर आया। तो फिर इस बस का एक्सेलरेशन कितना हुआ, नेट फोर्स है 248, मास कितना है इसका 50, ये देख लो, अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। मतलब इस बस का जो टूटी फूटी है, जिसमें टायर भी नहीं, चल भी नहीं सकती, वो हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ाएगी। यानी 1 सेकंड बाद ये बस दौड़ेगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 सेकंड के बाद इस बस ये दौड़ेगी 8 मीटर पर सेकंड से, 3 सेकंड में ये दौड़ेगी 12 मीटर पर सेकंड। ये तो चमत्कार हो गया भाई। तो इस बच्चे की तो पूजा होने लग जाएगी, अरे भाई ये कहाँ से महापुरुष आ गए,
ये किसी भी टूटी फूटी चीज को बस उंगली लगा दें, टूटी फूटी बसें भी भाग खड़ी होती हैं। और तुम जब कोई तुमसे कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है, पागल हो क्या? मानने को तैयार ही नहीं हो। क्यों? तुम तो अभी फ्रिक्शन पढ़ के आए थे कि जैसे इधर फोर्स लगेगा ये इधर आएगा। देखो कोई गलती भी नहीं है, ये 250 है, ये नेट फोर्स है, ये एक्सीलरेशन है, बस तो भैया भाग गई। तो ये जो यहाँ पे पहुंचे महान भाव, उनकी तो पूजा होने लग जाएगी। इंडिया है ही बेमिसाल, ये चमत्कारी पुरुष है भाई। ये तो किसी चल खड़ी हुई ट्रेन को भी अगर उंगली लगा दें वो भी भाग खड़ी होगी। तो नई नई परसेप्शन बनाने लग जाओगे। पर क्या ये होता है भाई? नहीं। इसका मतलब जो हमने ये फ्रिक्शन का एक फ्लो में पढ़ते चले गए, इसमें कहीं ना कहीं तो लोचा है भाई। और वो लोचा क्या है? तो भाई पकड़ना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है कि ये सब तो नहीं होगा, तो इसको जरा वापस ले लें। नहीं तो भाई महापुरुष तो ये होंगे नहीं। हम फिर वापस आ गए। अब सोचने लगे कि जब 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन आया 20 न्यूटन। अच्छा, इसका मतलब सर ने बताया था क्लास में कि फ्रिक्शन फोर्स वेरी स्मार्ट फोर्स, वेरी स्मार्ट। और स्मार्ट लोग कौन होते हैं? जैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, कहा जाओ इससे बुक लेकर आओ, उसकी लिमिट 5 लाख की है, दुकान पे गए ले लो सब। बेवकूफ हो ना? स्मार्ट कौन है? अगर 10 रुपीज का पेन लिया है तो 10 ही दो। तो ये भी सेल्फ एडजस्टेबल भी है, स्मार्ट भी है। तो इसकी औकात यानी इसकी लिमिट क्या है? इसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है? कितना बैंक बैलेंस है? मैक्सिमम ये कितना है इसके पास? 20 न्यूटन। इसके खजाने में जो फोर्स इकट्ठा हुआ है इस ब्लॉक के, ये भूत जो है वो भूत की ताकत क्या है? 20 न्यूटन, ओनली 20 न्यूटन। लेकिन अभी इसको कितना जरूरत है? 2 न्यूटन की। तो ये ब्लॉक इसके इधर है तो इसके पास 20, बट ये अप्लाई करेगा सिर्फ 2 न्यूटन। क्यों? 18 बचा के रखेगा, अभी जरूरत ही नहीं है। तो जब ये अप्लाई करेगा 2 न्यूटन, तो क्या इस सिचुएशन में ये ब्लॉक कहीं हिलेगा डुलेगा? बिल्कुल नहीं। तो वो बच्चा जो 2 न्यूटन से टूटी फूटी बस को धक्का मार रहा था, उसमें बस के अंदर जो भूत पैदा हुआ वो सिर्फ 2 न्यूटन ही देगा, क्योंकि ये स्मार्ट फोर्स है। अब इसी में जैसे मान लो मैं पूछूं कि अगर मैं इस ब्लॉक में फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन कर लूं, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? आप बोलोगे 4 न्यूटन होगा। अगर मैं बोलूं फोर्स का वैल्यू मैं 10 न्यूटन करूंगा, तो अब कितना होगा? तो अब ये 10 न्यूटन खर्च करेगा, इसके पास ये औकात इसकी है। अब मैंने क्या किया? फोर्स को 15 न्यूटन लगा दिया। है इसके पास 20, पर ये अभी देगा कितना? सिर्फ 15 देगा। अब मैंने बोला मैं तो भाई 20 अप्लाई करूंगा, तो अब ये कितना देगा? अब ये फिर 20 देगा। अब मैंने बोला मैं तो 25 न्यूटन अप्लाई करूंगा, तो अब इसकी औकात खत्म हो गई, ये 20 से आगे जा ही नहीं सकता, तो ये 20 ही देगा। तो इसके आंसर क्या है? कि किसी ने पूछा फ्रिक्शन फोर्स कितना है, तो ये आंसर पे ध्यान रखना। अगर इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जाता टेल मी द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो आंसर क्या होता? 20 न्यूटन। अब इसमें अगर ये पूछा जाए कि ये 20 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम भी है, और दूसरी चीज इसी में अगर मैं पूछूं कि ये 4 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, ये 20 न्यूटन, ये कौन से फ्रिक्शन है? क्या ये बॉडी इसमें चल रही है? नहीं चल रही है, यहाँ पे तो रुकी हुई है। तो ये सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? क्योंकि फ्रिक्शन के भी टाइप भी पढ़ोगे, स्टैटिक, ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक, ये भी स्टैटिक्स। लेकिन ये अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, इसकी औकात पे बनाई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक की, उसको एक नाम मिलेगा लिमिटिंग। लिमिटिंग, अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की कैटेगरी में जाएगा। लिमिटिंग का मतलब कि अब भाई मेरी लिमिट आ गई है, इससे बाद अगर इतना सा भी 0.1 भी ये बढ़ेगा 20 से, तो ये ब्लॉक हम रोक नहीं पाएंगे, ये चल पड़ेगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू यानी मैक्सिमम, ये ऐसे आ गई। अब इसमें मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है। फ्रिक्शन फोर्स ओनली पूछा जाए तो इस तरह से आंसर देना, मैक्सिमम पूछा जाए तो 20 बताओगे, लिमिटिंग पूछा जाए तब भी 20 बताओगे। अब अगर मैं इसको विजुलाइज करूं, मान लो जो डेटा हमने अभी बनाया, अगर इसको ग्राफ के बेस पे देखते तो वो ग्राफ कैसा दिखाई देगा भाई? देखो, अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं कि ये है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक, और ये है एक्सटर्नल फोर्स जो हम दे रहे हैं। यहां पर मैं अगर इसकी रेंज लिख दूं कि यहां पे अभी 0 है, ये फोर्स हो जाता है 5, फिर 10,
फिर 15, फिर 20 और फिर 25। अब देखिए जब 5 न्यूटन फोर्स लगाओगे यहाँ पे तो यहाँ 5 लगाओगे तो यहाँ पे भी 5 जनरेट होगा। तो मैंने यहाँ लिखा 5, 10, 15, 20, 25। इसमें देखो जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 5 होगी तो कौन सी बड़ी बात है, ये वापसी में भी तो 5 लगाएगा तो यहाँ पॉइंट मिलेगा। 10 पर दोनों में 10 होगा। मतलब कहने का ये है कि जब हम 20 तक जब तक नहीं पहुंच जाते ये, तब तक जो ये फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होगा वो लीनियरली होगा। ये देख लो। और ये पूरा रीजन, इस समय बॉडी चलेगी भी नहीं तो ये रीजन कौन सा होगा, स्टैटिक। 20, जैसे ही तुम 20 से आगे जाओगे, अब 20 फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन तो 20 के आगे जा ही नहीं सकता, तो ये फिर यही मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बोल देता कि यहाँ पे 30 है तो फिर ये, अब देखिए ये लाइन ऐसे हो जाएगी। अब जितना मर्जी यहाँ पर फोर्स बढ़ाते जाओ, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है स्टैटिक, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ अभी, स्टैटिक, ये इसके आगे बढ़ेगी नहीं, सीधी ही जाएगी। तो ये देखो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे, फ्रिक्शन इतना सेल्फ एडजस्टेबल है कि उसकी पूरी औकात क्या थी 20, पर जब तुमने 5 मांगा उसने 5 दिया, तुमने उसको छेड़ा 10 से, वो 10 से ही जवाब देगा। तुम उसको 20 से करोगे वो 20 से ही जवाब देगा, क्योंकि वो स्मार्ट है। लेकिन अब उसके पास उसकी लिमिट थी 20, जब तुमने इस पर 25 लगा दिया तो अब उसके पास है ही नहीं, तो करे क्या, तो इससे ज्यादा ये बढ़ नहीं सकता। तो अब चाहे जितना फोर्स बढ़ाते जाओ, स्टैटिक फ्रिक्शन अब नहीं बढ़ेगा चाहे बॉडी चलने लगे, क्योंकि जब चलने लगती है तो फिर आती है इसमें दूसरी चीज। अभी हमने इसमें एक पोर्शन किया, अब इसके आगे देखो और अगला स्टेप नंबर 3, तो कॉपी पे नोट करो पॉइंट नंबर 3। अब इसमें स्टैटिक वाला काम तो खत्म हो गया। अब इसमें जब ये चलने लग जाएगा, अब ये टूटी फूटी बस की कहानी तो खत्म हो गई। जब बस से आगे जाओगे तो अब ये मोशन करेगा। स्टैटिक तो समझ में आ गया, जब तक ब्लॉक अपनी जगह रुका रहेगा फ्रिक्शन का टाइप होगा स्टैटिक, है ना। अब इसमें जब ये चलने लग गया तो क्या स्टोरी बनेगी, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन चलेगा तो काइनेटिक, रुकेगा तो स्टैटिक। अब इसमें एक आता है कि डायरेक्शन, जैसे ये जो काइनेटिक है, जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो मुझे डायरेक्शन पे भी बात करनी पड़ेगी, है ना। अब ये डायरेक्शन क्या है, देखो डायरेक्शन के लिए जैसे एक बच्चों के माइंड में रहता है कि जब मैं धक्का मार रहा था तो वो अपोजिट में आ रहा था, तो कुछ बच्चों के माइंड में ये सेट हो जाता है कि जो फोर्स लगेगा ना उसके अपोजिट होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखो जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। एक छोटी सी लाइन सब कुछ बताएगी, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, बट इसमें बहुत क्लियर लिखना, नॉट मोशन। छोटी सी बात, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होगा यस, बट मोशन के अपोजिट नहीं होगा। अगर मोशन के अपोजिट होता तो जैसे कोई एक बाइक चला रहा है, पीछे कोई बाइक पे बैठ गया, आगे वाले ने बाइक आगे बढ़ाई, तो जो पीछे वाला है, क्या बाइक पे जब तुम बैठते हो तो तुम्हें रस्सियों से बांधा जाता है कि बांध दो नहीं गिर जाएगा, बैठे रहते हो ना। इसका मतलब है कि तुम्हारे और सीट के बीच में जो कांटेक्ट है वहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स है जो बाइक की मोशन के साथ तुम्हें लेके जा रहा है। जैसे कोई ट्रॉली है, जैसे मान लो मैं किसी बच्चे के दिमाग में आ गया कि फोर्स के ही अपोजिट होगा, ये ऐसा कोई ट्रक है और ये ऐसे जा रहा है। अब देखो इस ट्रक में पहिए लगा दो भाई, नहीं चलेगा कैसे, है ना। ये जा रहा है, यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है काफी हैवी, मान लेते हैं 100 kg का, ट्रक इधर जा रहा है ऐसे। अब देखना थोड़ी देर के लिए ये सिचुएशन बनी है, फिजिक्स को एंजॉय किया करो। अब मान लो इसकी सिचुएशन मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे पढ़ूं इसको, अरे भाई क्यों, कोरोना को बुला लो यहाँ पे बिठा दो। अब जैसे ही यहाँ पे आके बैठ गया, अब इसको क्या दिखेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक या बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू कोरोना कितना हुआ भाई, 0 हो गया ना, 0। लेकिन क्या एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक जो ये जा रहा था उसका एक्सेलरेशन 0 है क्या, नहीं है। कोरोना बैठा किसके ऊपर है, ट्रक के ऊपर बैठा हुआ है। तो अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर ये ग्राउंड से देखता वो अलग बात थी, लेकिन जहां पर कोरोना तुम्हारा बैठा हुआ है
उस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, मतलब ये नॉन इनर्शियल हो गया ना। अगर नॉन इनर्शियल है तो सीडो तो भाई आएगा, और सीडो का दूसरा नाम क्या है, भूत। तो जब ये इधर चलेगा, सोचना इस पर एक सीडो फोर्स लगेगा, और सीडो फोर्स निकाला कैसे जाता है, उसकी डायरेक्शन इस एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। मास हम इसी का लेंगे, तो ये जो 100 kg मास है और ये एक्सेलरेशन है, यानी इस लेफ्ट हैंड साइड में इस पर एक सीडो फोर्स लगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो अब ये ब्लॉक पीछे जाना चाहता है सीडो की वजह से, तो ट्रक जा रहा है आगे, ये जा रहा है पीछे, तो इन दोनों में रिलेटिव मोशन हुआ। फ्रिक्शन इन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा, वो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये पीछे सीडो के पीछे जाने नहीं देगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये आ गई। अब देखो, मोशन भी ट्रक का राइट में, फ्रिक्शन भी राइट में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए कि नहीं। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि मोशन के अपोजिट होता है। अगर मोशन के अपोजिट होता तो ये फ्रिक्शन ऐसे नहीं आता। जब तुम बाइक पे बैठते हो तो सेम सिचुएशन होगी, बाइक रन करेगी तो तुम बैठोगे, तो बाइक आगे जाएगी, सीडो तुम्हारे ऊपर पीछे लगेगा, तो सीडो से बचाने के लिए तुम्हारे और बाइक के बीच में फ्रिक्शन आगे की तरफ आ जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट होती है, मोशन के अपोजिट नहीं होती। अब ये जो चलने वाली सिचुएशन है, काइनेटिक की अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी हो तो कहाँ तक, क्या हर क्वेश्चन में ये सीडो, ये टेक्निकल डिस्कशन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल है, चलो बना लेते हैं। अब देखिए वो ट्रिक कैसे काम करती है उस पर ध्यान देना। ट्रिक से पहले मैं दो चीजें बता दूं। जनरल देखा होगा अपनी सोसाइटी में कि जैसे दो बच्चे हैं, जैसे वो सपोज साइकिल सीख रहे हैं, चला रहे हैं, तो दोनों एक साथ चले, मान लो एक तेज चला लेता है, एक स्लो चला पाता है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे कम आता है, मैं चला नहीं पाऊंगा। वो एक ज्ञान देना स्टार्ट करेगा, क्या इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है, इतनी तेज चला रहे हो, थोड़ा स्लो चलो ना। दो लोग पैदल चलते हैं, एक स्लो चल पाता है, एक तेज चल पाता है, दो चल रहे हैं। जिससे फास्ट नहीं चला जाता वो अपनी इस कमजोरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको एक ज्ञान देगा, जल्दी जाओगे 2 मिनट पहले पहुंचोगे, एक्सीडेंट हो गया तो क्या करोगे, या पैदल इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलो। कहने का मतलब म्यूचुअल एक फोर्स लगा रहे हैं रिलेटिवली। जो तेज चलता है वो फास्ट वाले को स्लो करना चाहता है, और जो तेज चल रहा है वो स्लो वाले को फास्ट कराना चाहता है। जो तेज वॉकिंग करेगा वो उससे बोलेगा यार जब तुम्हें इतना ही स्लो चलना था तो घर में ही पड़े रहते, चलने क्यों आ गए, तेज चलो थोड़ा। तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन से हम डायरेक्शन निकालेंगे। देखिए कैसे, मान लो कि यहाँ पर ये ग्राउंड है, एक कोई ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 5 kg, और ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। मुझे यहाँ पे, और ये रफ सरफेस पे रखा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। एक फ्रेम कौन है, ग्राउंड, और दूसरा कौन है, ब्लॉक ए। अब मैंने मान लिया ये दोनों फ्रेंड हैं। अब मेरे से ये पूछा गया कि ये बताओ इस पर फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जो ग्राउंड लगाएगा ब्लॉक पर वो बताओ, और जो ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा वो भी बताना है, ग्राउंड जो ब्लॉक पर लगाएगा वो भी बताना है। तो अपने दिमाग में वही रखो कि ये दो दोस्त हैं, मैं बात कर रहा हूं ब्लॉक की, 5 kg, 5 kg इधर जा रहा है, ग्राउंड की स्पीड ज्यादा है कि ब्लॉक की, तो वो अंडरस्टूड है कि हम ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इसकी ज्यादा है, यानी ए बहुत तेज चल रहा है, तो ग्राउंड उससे क्या बोलेगा, इतनी क्या जल्दी पड़ी है, थोड़ा स्लो चलो, तो वो कोशिश करेगा कि ये स्लो हो जाए। तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा यानी ब्लॉक पर ग्राउंड से, वो इस डायरेक्शन में लग गया। अब देखना इसी का उल्टा अगर क्वेश्चन होता, अब मुझे बताना है कि ये इस पर क्या फोर्स लगाएगा, तो भाई ये तेज चल रहा है, ये स्लो चल रहा है, तो ये ब्लॉक कोशिश करेगा कि भाई वहीं क्यों पड़े हो, हमारे साथ चलो, तो इसकी टेंडेंसी होगी इसको अपने साथ ले जाने की। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स होगा ग्राउंड पर, ब्लॉक की तरफ से। लो हो गई दोनों की डायरेक्शन। मजा नहीं आया, चलो एक और देखते हैं। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक ये ए है और दूसरा ब्लॉक ये बी है, ये 10 kg का है, मान लो ये 4 kg का है, ये चलता है 30 मीटर पर सेकंड से, और ये चलता है 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये दो सारे सरफेसेस यहाँ पे रफ हैं, मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है। चलो तो ज्यादा टेक्निक उस चीजों में मत पड़ो, अपनी वो ट्रिक अप्लाई करो। दो दोस्त हैं ए और बी, दोनों एक साथ वॉकिंग कर रहे हैं। मुझे ये बताना है सबसे पहले कि जो ग्राउंड होगी उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ए की तरफ से। देखिए ग्राउंड तो चलेगी नहीं, यानी स्लो है, ए जा रहा है राइट में,
तो वो ये चाहेगा कि अर्थ हमारे साथ हमारी स्पीड से चले, जो मैंने अभी समझाया था। तो इसके लिए वो इधर एक फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन का ग्राउंड पर, ए की तरफ से, ये आ गई डायरेक्शन। अब मेरा मन हुआ कि मैं ए पे जानना चाहता हूं, देखना अब ये ए आ गया ना ए। अब ए किधर जा रहा है, इधर। ए बहुत तेजी से भाग रहा है, पर जो ग्राउंड है वो तो बहुत स्लो है। तो अर्थ क्या चाहेगी, यार इतनी तेज क्यों भाग रहे हो, तो वो इधर लगा देगी, यानी ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड। ये हो गया। अब ए के ऊपर बी रखा हुआ है। अब ये बी क्या करेगा, बी की स्पीड है 10, इसकी स्पीड है 30। तो बी से चला नहीं जा रहा है, वो रो रहा है कि यार मेरी 10 है 30 है। तो बी ए को ज्ञान देगा, इतनी क्या जल्दी पड़ी है, मतलब वो ट्राई करेगा कि ये भी स्लो हो जाए। हर इंसान दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहता है, तो वो उस पर क्या करेगा, वो इधर इसको ट्राई करेगा ऐसे, यानी ये फ्रिक्शन लगेगा ए पर बी से। लो इसकी भी डायरेक्शन आ गई। अब मान लो हमें बी पर बताना है, ये बी, अब बी का नंबर आया। अब जब तुम ये जानना चाहते हो कि बी पर ए क्या लगाएगा, अब ए चल रहा है तेज, बी जा रहा है स्लो, तो बी इसको, ए बी को अपने जैसा बनाना चाहेगा, मतलब बोलेगा यार तेज चलो, क्यों वही स्लो स्लो चल रहे हो। तो बी पर जो फ्रिक्शन लगाएगा ए, वो ऐसा होगा, ऊपर तो कोई है नहीं, निकल आई डायरेक्शन। तो मतलब इसके दिमाग में ये बिठा लो कि हर इंसान सामने वाले को अपने जैसा बनाना चाहता है, तो वो उसी तरह के उस पर फोर्सेस बातों से लगाता है, उसको ट्राई करता है अपने अकॉर्डिंग लाने की। तो तुम उसको यहाँ पर अप्लाई कर दो। चलो एक और कर लेते हैं, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन का कैसे फाइंड करोगे। अब देखो, जैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाओ तो सारी चीजें एक ही बार में क्लियर हो जाए। ये है ग्राउंड सरफेस, रफ सरफेस, यहां पर एक ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, ये ब्लॉक है सी, ये ब्लॉक है डी, और ये ब्लॉक है ई। ठीक, इधर ये चल रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। मान लेते हैं ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ये लो, ये इतना बड़ा बना दिया। अब इसमें ये पूछा गया कि हर एक पर ए पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बतानी है, कौन से, काइनेटिक। ग्राउंड कितना लगाएगा, बी पर ए कितना लगाएगा, सी कितना लगाएगा, सी पर बी और डी कितना लगाएंगे, डी पर सी और ई कितना लगाएंगे, ई पर डी कितना लगाएगा। इतना लंबा बना दिया। ट्रिक क्या है, अपने जैसा बनाने की लोग कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे ए से, या चलो अगर मैं ग्राउंड से स्टार्ट करूं तो ये ग्राउंड है हमारा ए। ग्राउंड तो मस्त पड़ा हुआ है, तो चलेगा ही नहीं। ए जा रहा है लेफ्ट में, तो ए ये चाहेगा कि अर्थ हमारे साथ साथ चले, तो वो अपने साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा ग्राउंड पर बाई ए। ये ऐसा होगा, इसका काम हो गया। अब हम लोग पहुंचे ए के पास। ए जा रहा है 5 मीटर से इधर, बी जा रहा है उधर, तो ए को, ये जो ए है, अब ए पर देखना है तो बी ए के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। बी ये चाहेगा कि ये ए ब्लॉक हमारी तरफ हमारे हिसाब से चले, तो वो ए पर एक फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लगाएगा। कितना होगा वो, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए अप्लाइड बाई बी। अब देखो ये ए पर, फिर एक बार सुन लो, मैंने ए पर फोकस किया, बी जा रहा था राइट में, तो बी ये कोशिश करेगा कि ए हमारे साथ चले, तो वो चलाएगा कैसे, उसने फ्रिक्शन ऐसे लगा दिया, तो ये आ गया। अब ये नीचे था ग्राउंड, अब ये ब्लॉक तो जा रहा था लेफ्ट में, ग्राउंड वहीं रुकी हुई थी, तो ग्राउंड ये चाहेगी कि ये चले नहीं, हमारी तरह आराम से पड़ा रहे। तो ग्राउंड क्या करेगी, ग्राउंड भी इस पर एक यहाँ पे फ्रिक्शन लगाएगी ब्लॉक ए पर बाई द ग्राउंड। हो गया डन। अब मान लो मैं बी पर पहुंचा, तो फिर सुनना एक बात, बी के दो दोस्त हैं, एक है ए और दूसरा है सी। तो पहले वो ए से निपट ले। अब बी में क्या होगा, ए जा रहा था लेफ्ट में, बी जा रहा था राइट में, तो ए ये ट्राई करेगा कि जो बी मेरा दोस्त है वो मेरी तरफ चले, तो वो हेल्प करेगा फ्रिक्शन से, बी पर अप्लाई करेगा ए इस डायरेक्शन में। अब बी का अगला दोस्त है सी,
बी और सी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बी थोड़ा तेज चल रहा है, सी थोड़ा स्लो चल रहा है। तो सी जो ट्राई करेगा बी पर, वो उसको ज्ञान देगा इतनी तेज चलने की क्या जरूरत है, मतलब सी बी को स्लो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो खुद 3 से ही चल रहा है। तो यहां पर जो लगेगा वो बी पर सी की तरफ से लगेगा। लो, इसकी डायरेक्शन आ गई। अब मैंने बी को निपटा दिया। अब हम लोग चल रहे हैं सी के पास। सी के दो नियरेस्ट दोस्त हैं, एक बी और एक डी। तो सबसे पहले मैंने बी और सी का इंटरेक्शन देखो। अब बी जा रहा है 5 से, सी जा रहा है 3 से, तो बी जो इसका दोस्त है वो सी पर क्या करेगा, वो ये चाहेगा कि सी भी हमारी स्पीड से 5 से चले, तो वो इधर इसको फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन का ऐसे। लेकिन जो इसका डी दोस्त है वो स्लो है, तो वो इसको ज्ञान देगा, भाई इतनी तेज मत चलो, मैं तो थका जा रहा हूं। तो डी सी को बोलेगा थोड़ा स्लो हो जाओ, मतलब वो कोशिश करेगा कि मेरी स्पीड 1 है तो तेरी भी 1 ही हो जाए। तो ये इसको वापस लाने की कोशिश करेगा ऐसे। ये लो, तो अब ये किसने अप्लाई किया, सी पर डी ने अप्लाई किया। अब नंबर किसका आया, मान लो मैं पहुंचा डी के पास, ये डी पर आ गया। अब डी के दो दोस्त हैं, एक सी और एक ई। जब सी ने डी को देखा तो ये 1 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, तो सी ये चाहेगा डी हमारे साथ हमारी स्पीड से चले। तो यहां पर देखिए ऑन सी बाई डी। अब इसका दूसरा दोस्त है ई, ये 1 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, तो ई ये चाहेगा डी मेरी स्पीड से चले, तो इसकी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा, यानी डी पर ई का हो गया। लो, इनका हो गया। अब जब नंबर आया ई का, तो ई का दोस्त कौन, सिर्फ डी। डी 1, ये 2, तो डी बेचारा बहुत थका हुआ है, ये तेज भाग रहा है, ये बोलेगा थोड़ा स्लो हो जाओ। तो डी इस पर अप्लाई करेगा एफ, यानी ई पर डी। तो इस लॉजिक से ये सारी डायरेक्शंस, जैसे ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, तो जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शंस निकालनी हो, इस तरह से दो म्यूचुअल इंटरेक्शन को लो कि लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि फिजिक्स का स्टडी, फिजिक्स की जो डेवलपमेंट हुई थी वो फ्यूजिस वर्ड से हुई थी। ये था ना, कोई ई एस लिख देता है, कोई आई एस। फ्यूजिस का मतलब, जैसे केमिस्ट्री कैमी से हुई, तो फिजिक्स हुई फ्यूजिस से, और इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर, यहीं से जो वर्ड बना वो बना था फिजिक्स। तो नेचर का स्टडी करना ही फिजिक्स है, तो मैंने नेचर से ही टैली कर लिया कि जो तेज चलेगा वो स्लो वाले को ज्ञान देगा, जो स्लो चलेगा वो तेज वाले को ज्ञान देगा। तो मैंने वो म्यूचुअल रिलेटिव को काइनेटिक के साथ कनेक्ट किया, तो इससे तुम डायरेक्शन निकालोगे। और ये था अभी फ्रिक्शन का फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद जैसा मैंने बोला सीक्वेंस में अपलोड होंगे। अब इसके बाद आएगा नंबर 2, और वहां से कुछ शुरू होंगे हमारे न्यूमेरिकल्स, जो नॉर्मल बेस्ड होंगे और फ्रिक्शन बेस्ड होंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखते हैं आगे। थैंक यू।